हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस के दौरान हमें कौन कौन सी सेफ्टी अपनानी चाहिए। फिर क्लियरेंस किसे कहते हैं, क्रीपेज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, आपके फैक्टर्स कौन कौन से इलेक्ट्रिक शॉक की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, उन सब के बारे में जाना था। फिर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे ओवरकम करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, तो हमें अर्थिंग की ज़रूरत क्यों होती है, अर्थिंग किसे कहते हैं, और थोड़ी बहुत उसकी नेसेसिटी के बारे में हमने जानकारी ली थी पिछले वीडियो में। फिर हमने सिस्टम अर्थिंग के बारे में जाना था और इक्विपमेंट अर्थिंग के बारे में भी जाना था। फिर हमने इलेक्ट्रिक रॉड्स के बारे में जाना था और कुछ हमने अर्थिंग की कुछ मेथड्स देखी थी, जिसमें हमने प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और कॉइल अर्थिंग देखी थी। आज के इस वीडियो में हम अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अर्थ रेजिस्टेंस और उसके मेजरमेंट मेथड। फिर ग्राउंडिंग क्या है आपका, ओके और क्या आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर आपकी सिमिलरिटीज ऑफ इक्विपमेंट एंड अर्थिंग एंड सिस्टम अर्थिंग। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस क्या है? सो द अर्थ रेजिस्टेंस is offered by the earth electrode to flow of current into the ground is known as the earth resistance. अर्थ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अर्थ हमारी कुछ अर्थ में हमारी, जैसे हम उसे जीरो पोटेंशियल हम लोग क्यों मानते हैं, ताकि अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल ही लो होता है, ताकि उससे कोई भी करंट इजीली हम पास कर सके। तो जो अर्थ अर्थ होती है हमारी, या फिर जो हम कहते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड थ्रू हमारा करंट पास होता है अर्थ के अंदर, वो अर्थ इलेक्ट्रोड अलाउ करता है करंट को ग्राउंड की तरफ फ्लो होने के लिए। तो जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड का, उसको ही हम अर्थ रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर हम उसे रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। इट द अर्थ रेजिस्टेंस मेनली implies the resistance between the electrode and the point of zero potential. सो रेजिस्टेंस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोड और आपका जो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी ग्राउंड के बीच में जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसे हम अर्थ रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, सॉरी, अगर हम अर्थ रेजिस्टेंस के इक्वेशन की बात करें तो अर्थ रेजिस्टेंस सिंपल आपका जो भी ओम्स लॉ होता है, यानी V इज इक्वल टू आई आर, तो उसमें से R जो है उसको अगर हम आधार बना देते हैं तो V अपॉन आई हो जाता है, तो उसी को हम अर्थ रेजिस्टेंस कहते हैं। द पोटेंशियल टू द अर्थ इलेक्ट्रोड divided by its current passing through it is called earth resistance. Also we can say earth resistance. Okay, now earth resistance की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट पावर स्टेशन में डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ रेजिस्टेंस आपका अर्थिंग इक्विपमेंट अर्थिंग में और या तो फिर आपका ग्राउंडिंग में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसीलिए उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो हर पावर स्टेशन में अलग अलग होता है। जैसे लार्ज पावर स्टेशन अगर होता है तो उसका 0.5 तक हम अलाउ करते हैं। अगर आपका कोई मेजर पावर स्टेशन होता है, यानी कि थोड़ा सा आपका छोटा होता है लार्ज से, लेकिन जो स्मॉल से होता है उससे काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें हम 1 ओम तक का अर्थ रेजिस्टेंस हम अलाउ कर सकते हैं। स्मॉल अगर सब स्टेशन है कोई, तो उसमें 8 ओम और 2 ओम तक का आपका रेजिस्टेंस अलाउ होता है। अब बाकी के अदर केसेस, जैसे आपका घर हो गया, फिर आपके जहाँ पे आपका कॉलेज है, स्कूल है, कुछ भी है, तो अदर केसेस में हम 8 ओम तक अलाउ करते हैं। जैसे ये रजिस्टिविटी, जैसे ये ग्राफ दे रखा है आपको, रजिस्टिव वर्सेस सॉल्ट इन परसेंटेज। सॉल्ट इन परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपका जो भी पार्टिकल यानी सॉइल पार्टिकल जो भी आपका होता है उसके अंदर कोई मॉइस्चर अगर होता है तो वो अगर ज़्यादा होता है आपका, वैसे वैसे आपकी रजिस्टिविटी जो होती है अर्थ की वो कम होती जाती है। देखिए यहाँ पे ये फिगर बिल्कुल बताई आपकी, ये जो आपका ग्राफ है वो बिल्कुल यही मेंशन कर रहा है कि जैसे जैसे आपके सॉल्ट की, जैसे आपके मॉइस्चर की
मॉइस्चर अगर आपके अर्थ में बढ़ता है, सॉइल में बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी अर्थ की रजिस्टिविटी कम होती जा रही है। ऐसा ही सेम ऐसा ही सेम आपका जो अ, एक और ऐसा ही आपका ग्राफ होता है जो आपका वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द सॉलिड इलेक्ट्रोड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड का भी बनता है, जिसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रोड से आपकी डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके जो वोल्टेज ड्रॉप है सॉलिड इलेक्ट्रोड के बीच में वो कम होता जाता है। ओके, नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस, यानी जो अर्थ रेजिस्टेंस को फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपकी सॉइल रजिस्टिविटी आपकी सबसे मेन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए पैसेज देती है। हम जैसे जैसे आपकी रजिस्टिविटी अगर जैसे जैसे आपकी कम होगी, ओके, जैसे जैसे आपकी रजिस्टिविटी कम होगी वैसे वैसे आपका करंट आपका जल्दी पास हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रजिस्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। कैसे? तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या है? उसकी मटेरियल की रजिस्टिविटी है। ऐसे ही सॉइल की रजिस्टिविटी भी ऐसे ही होती है कि जैसे जैसे आपकी रजिस्टिविटी कम होगी वैसे वैसे आपका जो करंट पास होने की जो क्षमता है, यानी करंट पास होने की जो आपकी प्रोसेस है वो फास्ट होती जाएगी। सॉइल रजिस्टिविटी इज वेरी फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल composition ऑफ सॉइल, moisture content, dissolved salt, grain size and distribution. Also seasonal variation and current magnitude. ओके, तो सॉइल रजिस्टिविटी आपकी किस किस भी चीज पे डिपेंड करती है। तो सॉइल रजिस्टिविटी आपके कंपोजिशन यानी फिजिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल कैसे बनी है, मतलब उसमें क्या क्या है, धूल है, मिट्टी है, सैंडी है, आपकी रॉकी सॉइल है, आपकी स्टिकी सॉइल है, कैसी सॉइल है आपकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मॉइस्चर पे डिपेंड करता है आपका। फिर डिसॉल्व सॉल्ट, यानी कि जितना आपका नमक रहेगा उतनी जल्दी आपका करंट पास हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नमक के साथ साथ रजिस्टिविटी भी कम हो जाती है सॉइल की। रजिस्टिविटी कम होती है तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो आपका करंट जल्दी फ्लो हो जाता है। ओके, देन सीजनल वेरिएशन, जैसे कि आपका अपने यहाँ पे तीन टाइप की सीजन आती है, विंटर, समर और आपका बारिश। ठीक है, यानी गर्मी, सर्दी और बारिश। तो गर्मी, यानी गर्मी में क्या होता है, गर्मी में आपकी सॉइल जो होती है वो सूख जाती है, मतलब उसमें से मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट कम होने के कारण रजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। रजिस्टिविटी बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और करंट जो पास होने की जो एबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो जाती है। और लेकिन जैसे ठंडी में आपका मॉइस्चर कंटेंट आपका रहता है, तो मॉइस्चर कंटेंट आपका एज कम्पेयर टू गर्मी से थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए जो करंट पास होने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी अच्छी रहती है। लेकिन बारिश में आपका क्या होता है, बारिश में आपका पानी यानी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका जो करंट है वो जल्दी से जल्दी पास हो जाता है। तो ऐसे सीजन वेरिएशन में भी आपका जो रजिस्टिविटी है वो चेंज होती रहती है, और आपका जो है अर्थ रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होता रहता है। ओके, ओके, सेकंड पॉइंट है सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन क्या है कि आपकी डिफरेंट से डिफरेंट सॉइल कंडीशन है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल रजिस्टिविटी को करेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि सैंडी सॉइल के टाइप कौन कौन से रहते हैं, आपका सैंडी रहता है, रॉकी रहता है, आपका स्टिकी सॉइल रहता है। तो जैसे सैंडी सॉइल हुआ, सैंडी सॉइल का मतलब क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी होगी, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी होगी, तो उसकी रजिस्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे सैंडी है, सॉरी रॉकी है, रॉकी मतलब उसमें पत्थर और वो सब ज़्यादा रहेगा, तो पत्थर और उसके कारण होने के कारण क्या है कि जो रजिस्टिविटी है सॉइल की वो और भी कम हो जाएगी, जिससे कि आपका अर्थ रेजिस्टेंस को इफेक्ट होगा, यानी अर्थ रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, तो करंट जो है आपका वो कम पास होगा। ठीक है, तो सॉइल कंडीशंस में ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर। मॉइस्चर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉइस्चर क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है।
जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी रजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जैसे करंट पास होने की जो एबिलिटी है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी। ओह सॉरी, रजिस्टिविटी आपकी कम हो जाती है और आपकी जो करंट की पास होने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ओके, मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण। डिजॉल्व सॉल्ट के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं पहले कि डिजॉल्व सॉल्ट कैसे हमारा होता है। जैसे प्योर वाटर होता है वो आपका पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर आपके सॉल्ट में यानी आपके जो सॉइल है उसमें अगर सॉल्ट है तो आपका करंट बहुत जल्दी पास हो जाएगा उसके थ्रू। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि क्लाइमेट कंडीशन कैसे कैसे इफेक्ट करती है अर्थ रेजिस्टेंस को, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है आपके मॉइस्चर कंटेंट को आपके सॉइल में। रजिस्टिविटी में जैसे आप इंक्रीज करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा वैसे रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और करंट की कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपका डिक्रीज मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे आपका डिक्रीज होता रहेगा सॉइल की रजिस्टिविटी। ओके, फिजिकल कंपोजिशन। फिजिकल कंपोजिशन क्या है कि डिफरेंट सॉइल कंपोजिशन गिव्स द डिफरेंट एवरेज रजिस्टिविटी, यानी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल resistivity of clay soil may be in range of 4 to 150 ohm meter, whereas the rocky and grave soil the same may be well as a 1000 ohm meter। यानी अलग अलग फिजिकल कंपोजिशन जो सॉइल का होता है वो अलग अलग तरीके से रजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है। वो आपका जैसे आपके समझ लीजिए कि क्ले सॉइल हुई, मतलब मिट्टी वाली, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी वाली सॉइल हुई, तो आपका जो रेजिस्टेंस की रेंज होगी वो 4 to 150 ओम मीटर होगी। जबकि आपका रॉकी या फिर ग्रेवल सॉइल होगी, यानी आप जिसे स्टिकी सॉइल कहते हैं, तो वो आपकी उसी कंपेयर में आपका 1000 ओम मीटर तक का अर्थ रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगी। लोकेशन ऑफ अर्थ पिट इज ऑल्सो मेजर फैक्टर विच इज अफेक्ट द अर्थ रेजिस्टेंस। तो लोकेशन आपका जो अर्थ पीट का होता है, मतलब आपने अर्थ की जो अर्थिंग करने के लिए जो अर्थिंग पीट आपने बनाई है। अच्छा, पीट का मतलब आपको पता है, पिछले लेक्चर में हम लोग समझा चुके हैं पीट क्या होता है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिए ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। ओके, so location is also contribute to resistivity to a great extent। In a slopy landscape or in a land with made up of soil or areas which are hilly, rocky, sandy, water runs off in a dry weather condition, water table goes down very fast. In the situation, backfill compound will not be able to attract the moisture as the soil around the pit would be dry। तो ये क्या कहना चाहता है कि आपका जो अर्थ पिट की लोकेशन है वो भी काफी मैटर करती है अर्थ रेजिस्टेंस में। जैसे कि आपके कोई हिली एरिया में आप रह रहे हो या फिर कोई ऐसे लैंडस्केप में रह रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ सॉइल का बना हो, या फिर आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे कोई पानी जल्दी टिकता ना हो, यानी आप काफी रॉकी एरिया में रह रहे हैं, काफी सैंडी एरिया में रह रहे हैं, काफी हिली एरिया में रह रहे हैं और जहाँ पे वेदर कंडीशन बार बार चेंज हो रही है, तो इस टाइम पे आपका जो वाटर यानी मॉइस्चर कंटेंट होता है वो आपका एक सरखा नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। एक सरखा मतलब एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो बार बार आपका चेंज होता रहता है। ओके, नाउ द लास्ट इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ सीजनल वेरिएशन ऑन सॉइल रेजिस्टिविटी। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सीजन वेरिएशन कैसे आपका अर्थ रेजिस्टेंस को आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे आपका इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल डिटरमाइन द डिक्रीज और इंक्रीज द सॉइल रेजिस्टिविटी। ड्राई वेदर में रेजिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन रेनी सीजन में आपकी रेजिस्टिविटी लो हो जाती है। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सो अब अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में हमने जान लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन अब उसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं।
तो जो मेनली हमें पढ़नी है, ऐसे तो बहुत सारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे 3 पॉइंट मेथड हो गई आपकी, 4 पॉइंट मेथड हो गई आपकी, फिर वोल्टमीटर एमीटर मेथड हो गई, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर मेथड हो गई, ओम मीटर टेस्टर मेथड हो गई आपकी, अर्थ लूप टेस्टर मेथड हो गई आपकी। तो इस ऐसे ऐसे कुछ हम लोग टेस्टिंग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 4 पढ़नी है। तो उसमें से हम पहली पढ़ेंगे वोल्टमीटर एमीटर मेथड। तो वोल्टमीटर एमीटर मेथड में हम क्या करते हैं सबसे पहले, तो आइए देख लेते हैं वोल्टमीटर एमीटर मेथड क्या होता है। तो देखिए कुछ, ये आपका एमीटर वोल्टमीटर है जिसमें से 3 लीड निकलती है। ओके, एक एक लीड आपका कनेक्टेड होती है अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ, और बाकी की 2 जो लीड होती है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि आपका एक ब्लू है, एक वाइट है लीड है, और एक रेड लीड है। तो ब्लू लीड है वो अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है, फिर जो व्हाइट लीड है वो आपका इनर स्टेक, और जो रेड लीड है वो आउटर स्टेक के साथ आपका कनेक्टेड है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हमने बताए जो आपका व्हाइट में और रेड में है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स आपके ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। ओके, और ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो लगभग ग्रेटर देन 20 मीटर। हर इलेक्ट्रोड के बीच में ग्रेटर देन 20 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है, यानी 30 टू 50 मीटर तक आपका चल सकता है। ओके, और वोल्टमीटर एमीटर मेथड को हम फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड भी कहते हैं। ये जो सिस्टम है हमारी, वो स्मॉल सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि जैसे आपका कोई छोटा सा सिस्टम हो गया, ये ये जो मेथड है वो आपका वाइड एरिया कवर नहीं कर सकते। अब जैसे आप समझ लीजिए कि इसका वर्किंग क्या है। तो जैसे आपकी करंट ऑफ आई एम्पियर इज फ्लो बिटवीन अर्थ इलेक्ट्रोड एंड थ्रू द आउटर स्टिक। ओके, नाउ अनदर, यानी पहले जो अर्थ इलेक्ट्रोड है और आउटर स्टिक है आपका, उसके बीच में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, तो वो जो आई फ्लो कर रहा है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, ए मीटर थ्रू। ए मीटर थ्रू हम मेजर करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इनर स्टेक जो है आपका, इनर स्टेक को हम इंसर्ट करेंगे ई और क्यू के, यानी कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड है और जो आउटर स्टेक है उसके बीच में हम इनर स्टेक को हम इंसर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि वोल्टेज लेंगे किस किस के बीच में, अर्थ इलेक्ट्रोड और इनर इलेक्ट्रोड, इनर स्टेक के बीच में जो हम वोल्टेज लेंगे, यानी वोल्ट मीटर थ्रू हम वोल्टेज लेंगे। तो हम नोटिस करेंगे जब आपका इनर स्टेक है, जो आपका इनर स्टेक है वो इलेक्ट्रोड, जो अर्थ इलेक्ट्रोड है वो वहां से लेके मूव कर रहा है किसकी तरफ, आउटर स्टेक की तरफ। तो आपका जो वोल्ट मीटर है वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत इनिशियली आपका इंक्रीज होगा, देन उसके बाद थोड़ा स्टेडी रहेगा सेंटर में जब आएगा, और उसके बाद जब वो आउटर स्टेक के नजदीक आ जाएगा तब आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम ये जो नीचे आपका ये जो रेजिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस का आपका जो ग्राफ बना है वो कुछ इस तरीके का बना है कि जैसे जैसे ये इनर स्टेक है आपका वो अर्थ इलेक्ट्रोड से दूर होता जाएगा, यानी स्टार्टिंग में जब वो अर्थ इलेक्ट्रोड से दूर होगा तब स्टार्टली आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, लेकिन फिर धीमे 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 थोड़ा ये स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जब ये इनर स्टेक आपका आउटर स्टेक के नजदीक आ जाएगा, तो नजदीक आने के बाद धीमे 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 जल्दी 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 और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। ओके, तो हम वोल्ट मीटर ए मीटर मेथड को यूज करते हैं हमारे छोटे छोटे सिस्टम के लिए, स्मॉल सिस्टम्स के लिए हम यूज करते हैं। ओके, नाउ सेकंड टेस्ट मेथड इज अर्थ टेस्टर मेथड। बहुत ही अच्छी मेथड है। तो अर्थ टेस्टर को हम मेगर मेगर भी बोलते हैं। मेगर भी बोला जाता है कि अर्थ रजिस्टिविटी, सॉइल की रजिस्टिविटी को जो हम लोग मेजर करते हैं उसको में उस, और या फिर हम किसी, जैसे आपका कोई इंसुलेशन हो गया आपका, उसकी कोई रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस आप लोग मेजर करते हैं तो मेगर थ्रू करते हैं।
ओके। तो मेगर इसमें क्या होता है, अर्थ टेस्टर में 3 टाइप के लीड होते हैं, एक ई होता है, एक पी होता है और एक सी होता है, जैसा इसके अंदर बताया गया है। ओके। तो जो अर्थ टर्मिनल होती है, यानी कि जो ई टर्मिनल होती है, वो आपकी ई टर्मिनल आपकी कनेक्टेड होती है, वो ई टर्मिनल आपकी कनेक्टेड होती है स्पाइक, एक 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 स्पाइक है पी, एक स्पाइक है आपका सी और एक है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड। तो जो ई नंबर की पिन होती है, यानी कि जो आपकी अर्थ की टर्मिनल होती है, वो पी के साथ कनेक्टेड होती है। देन जो आपकी पी टाइप की, यानी कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल होता है आपका, वो आपका एक अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड होता है, और एक आपका सी जो टर्मिनल होता है, वो सी स्पाइक के साथ आपका कनेक्टेड होता है, जिसे हम करंट स्पाइक कहते हैं। पी स्पाइक को हम पोटेंशियल स्पाइक कहेंगे और सी को हम करंट स्पाइक कहेंगे। तो ये जो पी और सी के बीच का डिस्टेंस है, वो वेरी करता है आपका 15 से 25 मीटर तक, यानी वो एक एम भी हो सकता है, 2 एम भी हो सकता है, 5 एम भी हो सकता है, 10, 35, 50, इतना तक का आपका मीटर तक का आपका डिस्टेंस दोनों के बीच में हो सकता है। ओके। तो हम काम कैसे करता है कि जैसे आपके पास अर्थ टेस्टर है, अर्थ टेस्टर में आप यानी मेगर है आपके पास, तो मेगर जो है वो लगभग आपका 500 वोल्ट डीसी तक आपका जनरेट कर सकता है, और जनरेट के बाद वो जो करंट है आपका, वो करंट स्पाइक यानी सी स्पाइक से आपका करंट फ्लो होता है थ्रू द कॉइल ऑफ द अर्थ टेस्टर। यानी कि आपका जो ये अर्थ है, यानी कि जो आपका पी स्पाइक है, पोटेंशियल स्पाइक है, पोटेंशियल स्पाइक से आपका जैसे ये अर्थ टेस्टर यानी मेजर है आपका, तो 500 वोल्ट डीसी तक वो जनरेट कर सकता है। 500 वोल्ट डीसी जनरेट करने के बाद वो फ्लो कैसे होगा, तो ई यानी कि ई अर्थ टेस्टर के ई टर्मिनल से पी स्पाइक थ्रू आपका सी स्पाइक थ्रू एंड सी तक आपका फ्लो करता है। ये करंट जो फोर्स ये जो करंट है वो जो जनरेट हो रहा है, इससे आपकी जो कॉइल की जो यानी अर्थ टेस्टर की जो कॉइल होती है, वो डिफ्लेक्ट होती है एंड रिमेन्स द स्टेशनरी एट द सम पोजिशन। यानी कि जो अर्थ टेस्टर की आपकी जो भी पॉइंटर होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा और आपका किसी एक जगह पे वो एक कोई पोजीशन पे आपका क्या बोलते हैं रुक जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो जो पॉइंट आपको बता रहा है, वही आपकी सॉइल की रजिस्टिविटी है। ओके। तो सॉइल की रजिस्टिविटी कैसे होती है, 2 पाई LR से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पाई है आपका 3.14 और जो रजिस्टेंस आर है वो हमारा है अर्थ रजिस्टेंस। ओके। तो ऐसे आपका अर्थ टेस्टर आपका मेथड आपकी काम करती है। और तीसरी मेथड है हमारी ओम मीटर मेथड। ओम मीटर यानी कि आपका ए मीटर। ओके। ओम मीटर यानी कि आपका ए मीटर। तो ये मेथड में आप ए मीटर का यूज करेंगे। पहले तो क्या करेंगे हम कि कोई भी एक सुटेबल रेंज का ए मीटर हम पसंद करेंगे, कोई भी सुटेबल रेंज का। उसके बाद पॉइंटर जो है आपका, उसको हम 0 पे एडजस्ट करेंगे। देन मीटर के जो प्रॉब हैं, यानी कि जो मीटर के जो प्रॉप्स होते हैं, उसे हम 0 पोजिशन स्केल पे हम एडजस्ट करेंगे। अब जो एक प्रॉब है आपका, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, दो प्रॉब आते हैं आपके, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो दूसरा प्रॉब है यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है आपका, उसको हम अर्थिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और बाकी के करंट फ्लो के रीडिंग हम लेंगे। तो इस तरीके से हम ओम मीटर थ्रू हम रजिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं, किसका, अर्थ का, यानी अर्थ रजिस्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ लूप टेस्टर मेथड। तो इसमें क्या होता है आपका कि अर्थ लूप टेस्टर को हम यूज करते हैं। अब अर्थ लूप टेस्टर में क्या होता है आपका, एक ट्रांसफार्मर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है और एक एमीटर होता है। ओके। तो उसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं,
इसके अंदर अर्थ लूप टेस्टर में आपके 3 टर्मिनल होते हैं। एक P होता है, एक ये P होता है, एक ये N होता है, और एक आपका E होता है, कैपिटल E। तो P टर्मिनल होता है वो आपके किसके साथ, फेज वायर के साथ कनेक्ट होता है, जो कि सप्लाई से कनेक्टेड होता है। और जो N वायर होता है वो आपका न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होता है। और जो E टर्मिनल है आपका, वो आपका अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ आप कनेक्टेड रखते हैं। यानी ये कनेक्शन अगर हम रखते हैं तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है वो सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपकी वो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कनेक्ट हो जाती है, यानी N और E के बीच में कनेक्ट होती है। तो जो अर्थ लूप का जो सर्किट है वो कैसे कंप्लीट होता है, वो आपका A वो आपका A यानी ये B C, फिर आपका D हो गया, फिर आपका E हो गया, फिर आपका F हो गया, फिर आपका G हो गया, फिर आपका H हो गया, H के बाद I के बाद फिर A। तो ऐसे करके आपका जो पूरा लूप है सर्किट की वो कंप्लीट हो जाती है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ लूप कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। यानी कि हमें आर ही फाइंड करना है, इन शॉर्ट में हमें आर ही फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V बाई आई करेंगे। यानी कि जो वोल्टेज हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर में रीडिंग हुआ, और जो रीडिंग हमें ए मीटर में यहाँ पे करंट रीडिंग हुआ, तो हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे ताकि हम रेजिस्टेंस गेन कर सके। ओके, तो ये थी अर्थ लूप टेस्टर मेथड, और ये थोड़ी कॉस्टली भी आती है, कॉस्टली भी हो सकती है, क्योंकि जो अर्थ लूप टेस्टर है आपका वो थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफार्मर यूज किया होता है, इसीलिए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं थोड़ा कि आपका इक्विपमेंट अर्थिंग और सिस्टम अर्थिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो सिमिलरिटीज और डिफरेंस के साथ ही हमारा आज का ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि इक्विपमेंट अर्थिंग क्या है और सिस्टम अर्थिंग क्या है। तो the earthing is defined as the connection of non-current carrying part like the body of equipment or enclosure to earth। यानी इक्विपमेंट अर्थिंग का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पार्ट नहीं है, मतलब कोई करंट कैरिंग पार्ट नहीं है, मतलब जैसे कोई वाइंडिंग हो गई आपकी, कहीं से कोई वायर जा रहा है, उसको हम ग्राउंड नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे नॉन कैरिंग कोई बॉडी है, जैसे कि आपकी कोई मशीन है, तो उसकी बॉडी है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको हम अर्थ कर रहे हैं। उसको अर्थ करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम इक्विपमेंट अर्थिंग कहते हैं। लेकिन सिस्टम अर्थिंग क्या होता है कि जो कोई करंट, हम किसको ग्राउंड करते हैं, यानी जो ग्राउंड इसी को करते हैं जो करंट कैरिंग पार्ट होता है। करंट कैरिंग पार्ट जैसे आपको कोई वाइंडिंग हो गई, आपका कोई वायर हो गया, वो करंट कैरिंग पार्ट है, तो वो करंट कैरिंग पार्ट को ही हम सीधा अर्थ कर देते हैं। जैसे हम घर के सिस्टम में बात करें कि न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल एक सिस्टम अर्थिंग है। ओके, कि न्यूट्रल क्या करता है, आपका जो एक करंट कैरिंग पार्ट है, यानी उसमें से करंट फ्लो होता है और उसी को हम सीधा ग्राउंड करते हैं। तो उस जैसे न्यूट्रल को हम ग्राउंड करते हैं, तो उस जो ग्राउंड करने की प्रक्रिया है जिस करंट कैरिंग पार्ट को, तो उसे हम सिस्टम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग के लिए हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं, यानी ग्रीन कोडिंग यूज होता है। लेकिन ग्राउंडिंग के लिए हमारा ब्लैक कलर यूज होता है। अगर आपने देखा होगा कि घर में आपके जो न्यूट्रल आता है वो ब्लू कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा। ब्लू में आपका डार्क ब्लू कलर का होगा या फिर आपका ब्लैक कलर का होगा, तो उसे हम जो कलर कोडिंग कहते हैं। तो हम इक्विपमेंट अर्थिंग में हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं, और सिस्टम अर्थिंग में हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं। ओके, तो इक्विपमेंट अर्थिंग होता है तो हमारी क्या हेल्प करता है कि वो ह्यूमन को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सिस्टम अर्थिंग क्या करता है कि जो अनबैलेंस लोड है आपका, अनबैलेंस लोड है, उसको ग्राउंड करके उसको बैलेंस करता है। ओके, थोड़ा मिटा देते हैं।
अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग में क्या रहता है कि इक्विपमेंट अर्थिंग में आपका अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है वो इक्विपमेंट की बॉडी और अर्थ पीठ वो सब आपका अंडर द ग्राउंड रहती है। ओके, लेकिन जो ग्राउंडिंग वायर होती है वो जैसे न्यूट्रल होता है आपका इक्विपमेंट का और अर्थ का, तो उसके बीच में रहती है, वो न्यूट्रल के और उसके बीच में रहती है। लेकिन इक्विपमेंट अर्थिंग में ऐसा नहीं होता है। इक्विपमेंट अर्थिंग आपके घर के पास रहती है, ग्राउंड बॉडी आपके जो इलेक्ट्रिक पीट होती है और जो इक्विपमेंट बॉडी होती है उसके बीच में रहती है, और जो भी अंडरग्राउंड होती है। और इक्विपमेंट अर्थिंग का और क्या है मीनिंग कि जो द इक्विपमेंट अर्थिंग कैन ऑपरेट विदाउट सेफ्टी इवन इफ द अर्थिंग इज नॉट डन। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप कोई भी इक्विपमेंट है वो बिना अर्थिंग के चल सकता है, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं हम, भले आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए लेकिन वो इक्विपमेंट आपका वर्क जरूर करेगा। लेकिन सिस्टम ग्राउंडिंग क्या होता है कि बिना कोई न्यूट्रल के आप किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते ना। तो सिस्टम ग्राउंडिंग उसी को बोलते हैं, न्यूट्रल को। तो इसीलिए हमारा न्यूट्रल जरूरी है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चलाने के लिए, ताकि वो सर्किट कंप्लीट कर सके और आपका जो इलेक्ट्रिक को जो भी इक्विपमेंट है वो प्रोसेस हो सके। ओके, जब भी कोई अर्थ फॉल्ट होता है, जब भी कोई फॉल्ट होता है तो हमारा फ्यूज या तो फिर अर्थ फॉल्ट रिले होती है जो सबस्टेशन में यूज होती है, वो वर्क करती है। लेकिन जब भी कोई जैसे न्यूट्रल आपका कुछ भी काम न्यूट्रल में आपका कुछ भी हो गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो अर्थ फॉल्ट रिले है या फ्यूज है वो जल जाए आपका, या अर्थ फॉल्ट रिले आपकी काम कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट कम्स टू द ग्राउंड पोटेंशियल एंड अर्थिंग इज डन। यानी अगर आपके किसी मैं अगर आपके किसी इक्विपमेंट में अर्थिंग, जैसे आपके घर में अर्थिंग है, हम एक एग्जांपल दे देते हैं, तो और कोई आप भारी चीज जैसे कि आप फ्रिज चला रहे हो, तो फ्रिज चला रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपके जो ऊपर की सबसे लंबी वाली पॉइंट होती है निडल, जिसे आप अर्थिंग पिन में आप जैसे जाती है, तो अर्थिंग पिन का काम क्या है कि अगर जो फ्रिज की बॉडी पे अगर कोई आपका रेसिडुअल करंट, यानी कि जो करंट आपका रह गया हो कभी गलती से, तो वो पहले ग्राउंड हो जाता है। यानी कि वो जो पोटेंशियल है वो आपका कुछ, हाँ, कुछ हायर वैल्यू से आपका जीरो वैल्यू पे आ जाता है। लेकिन सिस्टम ग्राउंडिंग में क्या होता है कि एज द कनेक्टेड ऑल द पार्ट आर नॉट जॉइंट टू द अर्थ, देयर पोटेंशियल डज नॉट बिकम इक्वल टू ग्राउंड पोटेंशियल। अगर आपका कोई भी, अगर जैसे आपका घर में न्यूट्रल है, न्यूट्रल में क्या रहता है कि कोई जैसे आपका कोई इक्विपमेंट उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका पोटेंशियल आपका ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल आ जाए, इसलिए वो सेम पोटेंशियल भी रह सकता है सिस्टम ग्राउंडिंग में। ओके, तो सिंपल है। इक्विपमेंट अर्थिंग का मतलब क्या है, आपके घर में कोई अर्थिंग है, ठीक है, तो अर्थिंग का मतलब क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। कोई रेसिडुअल करंट है तो वो ग्राउंड, सीधा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जैसे कुछ भी फॉल्ट होता है तो सीधा आपकी फ्यूज जल जाएगा या तो फिर अर्थ फॉल्ट रिले आपकी ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन सिस्टम ग्राउंडिंग यानी क्या है कि आपका सिंपल है। सिस्टम ग्राउंडिंग का मतलब क्या है कि आप कोई सर्किट कंप्लीट करने में आपके काम आता है, यानी न्यूट्रल। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल ना हो तो आपको ग्राउंड, मतलब अर्थ फॉल्ट रिले अगर आपके कुछ हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है, तो आपकी अर्थ फॉल्ट रिले काम करे या फिर फ्यूज में कुछ काम हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन न्यूट्रल न्यूट्रल बिना आपका कोई भी इलेक्ट्रिक काम यानी सर्किट आपकी कंप्लीट नहीं होगी, और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका न्यूट्रल बिना नहीं चलता, यानी सिस्टम ग्राउंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अर्थिंग बिना आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम कर सकता है। ओके, तो अर्थिंग होना भी जरूरी है। अब इन दोनों मेथड में कुछ दो सिमिलैरिटीज भी है, वो भी देख लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। ओके, तो सिमिलैरिटीज में हमें यही है कि जो
कोई भी पार्ट होता है, जैसे आपका कोई पार्ट है, जैसे आपने इक्विपमेंट अर्थिंग करी या सिस्टम ग्राउंडिंग किया, तो दोनों के जो पोटेंशियल है वो इक्वल रहेंगे, यानी कि जीरो तक आ सकते हैं। और सेकंड मेन चीज क्या है, दोनों में आपको कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, दोनों सिस्टम में आपको कंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। तो इसी के साथ हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देखिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत पहले जानकारी लीजिए और उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, ताकि आपको कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके स्टूडेंट,